नमस्कार दोस्तों फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल द सक्सेस वे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, मैं आपके लिए फिर से आरपीएफ एसआई कांस्टेबल संविधान से जो प्रश्न को पूछा गया था उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं विभिन्न टॉपिकों से जो प्रश्न पूछे गए थे संविधान से उन प्रश्नों को आपको कराने वाला हूँ। उन टॉपिकों के नाम है नागरिकता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसद और विधानमंडल। इन टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए थे वे मैं आपको कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो होगी ये 25 क्वेश्चनों की वीडियो होगी और लगभग 15 से 20 मिनट की ये वीडियो होगी। मैं पर डे आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप ध्यान से देखना। आपको ये इन वीडियो से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है अगर आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अंकित भाटी सर की आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो बुक है उसमें से करा रहा हूँ। बहुत ही शानदार बुक है। अगर आपको वो लेनी है तो आप उनकी एप्लीकेशन पर जाकर उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बताना है नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। डिटेल में जानेंगे। एक व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यह शर्त राज्य विधानमंडल के लिए भी लागू होती है कि कोई एक व्यक्ति किसी सदन में एक से अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है, यदि ऐसा हो भी कि कोई व्यक्ति 2 सीटों के लिए चुना गया हो तो उस व्यक्ति को चुनाव आयोग के सचिव को 10 दिनों के अंदर लिखित रूप में अपनी इच्छा की सीट के लिए अवगत कराना होगा कि उसको कौन सी सीट चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर 10 दिनों की अवधि के अंत तक उस व्यक्ति का किसी एक सीट से पद रिक्त हो जाएगा। अगर वो नहीं भी अपनी इच्छा से कोई भी एक सीट नहीं चूज करता तो खुद ही खुद एक सीट उसकी हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है परंतु 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी भंग की जा सकती है। लोकसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकते हैं। संविधान में वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगी। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के 1 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 74 के ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश। इन सभी दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए सबसे अधिक सीटों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और मध्य प्रदेश में 29 और 40 है बिहार में। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो कौन सा सदन सबसे अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा।
भारतीय संसद को 2 सदनों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक सदन राज्यसभा उच्च सदन है तथा दूसरा सदन लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा संसद का सबसे शक्तिशाली सदन होता है। इसका कारण यह है कि लोकसभा को विधायी तथा कार्यपालिका क्षेत्र में राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारण प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में होने वाली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो इसकी शक्ति को दर्शाता है। और वित्त प्रस्ताव में भी लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान खालिस्तान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कितने? 14। यह हमारे मौलिक अधिकारों में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। संविधान में उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाना या खान में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। वर्ष 2016 में बाल श्रम संशोधन अधिनियम, कब? 2016 में, के अंतर्गत 14 वर्ष के कम आयु के बाल श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में प्रावधान किया गया है। राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन के संबंध में केवल धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई नागरिक अपात्र न होगा, ने विभेद किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के विषय में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? सेना या विधा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा और न ही भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करेगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 250। 250 राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है। कुल 250 सदस्यों में से 12 जो है सदस्य वे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, जो कि कला, संगीत, विज्ञान, साहित्य और समाज के क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। और शेष 233 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का और लोकसभा का 5 वर्ष का। इस काल में हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1949 में। किस वर्ष? 1949 में। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था। इस समूह के पदेन महासचिव के रूप में लोकसभा का महासचिव कार्य करता था। इसका लोकसभा का महासचिव। और समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता था। इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में लोकसभा तथा राज्यसभा का उपसभापति मिलकर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इसके लिए एक नया अनुच्छेद 21K जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया। और 96 संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा तथा उड़िया भाषा का नाम ओडिया किया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के आधार पर लोकसभा की मौजूद सीटों की कुल संख्या जो वर्ष 2026 तक होने वाली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी, जो कि
1971 की जनगणना पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत अनेक संशोधन हुए, जिस कारण इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। किसे? 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्था खोलने और उसके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या हो सकता है कि कोई भी शिक्षण संस्था खोलने और उसके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धार्मिक संप्रदाय और वर्गों के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता व अंतकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष खालिस्तान द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का सदस्य चुनकर आता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अथवा राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, लोकसभा अध्यक्ष को वरीयता क्रम के आधार पर छठे स्थान पर रखा गया। किस स्थान पर? छठे स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। भारतीय संसद के दो सदन है, निम्न सदन जो कि लोकसभा है और उच्च सदन जो कि राज्यसभा है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यह अस्थायी सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से संबोधित किया जाता है, यह स्थायी सदन है। स्थायी और अस्थायी इसलिए क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है और राज्यसभा भंग नहीं होती। विधानसभा राज्य स्तर का सदन होता है, इसे निचला सदन कहते हैं। इस सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। विधान परिषद राज्य का एक स्थायी सदन है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य की विधान परिषद को भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो भारत की संसद में दो सदन हैं, जो कि अभी बताए थे, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर संसद के अंग पूछता है तो 3 अंग है। देखो, संसद हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा सदन वह सदन है जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति पद पर भारत का उपराष्ट्रपति आसीन होता है। राज्यसभा के गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 64 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार क्या है अपील करने का? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 32 और 226 के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सशक्त बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 14 से 18 तक कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए अनुच्छेद जो है वह 23 से 24।
इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 में बालते श्रम व मानव के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध तथा अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद खालिस्तान में शामिल है। तो भारत की संसद बतानी है किस में शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। अगला पॉइंट देखेंगे, संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर हुआ है। किस किस से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। संसद का उल्लेख संविधान के 79, 122 तक किया गया है। इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्यों की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है 60 दिन के भीतर। यदि सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक के लिए सदन से अनुपस्थित रहे तो सदन में उसका पद रिक्त मान लिया जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है। उक्त प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत किया गया है। किसके? 101 के तहत। इस प्रक्रिया के दौरान 60 दिन की गणना की जाएगी। तो इस प्रक्रिया में ऐसी अवधि शामिल नहीं होगी जिसमें सदन का सत्र चल रहा हो या लगातार 4 से अधिक दिनों के लिए संसदीय सत्र स्थगित रहा हो। अगला क्वेश्चन है, संसदीय बैठक का पहला काल निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रश्नकाल। संसदीय बैठक जब होती है तो उसमें जो पहला काल होता है वो प्रश्नकाल का होता है। संसद के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल सदन में प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित किया गया है। अगला पॉइंट है, संसद की बैठक के दौरान प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। कौन सा काल आ जाता है? प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। और आधे घंटे की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आधे घंटे की चर्चा के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। इस समय में सर्वाधिक महत्व के विषय पर चर्चा या किसी प्रश्न के स्पष्ट उत्तर के लिए चर्चा शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? तो जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार को शामिल किया गया है, जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। 51 आर्टिकल के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया है और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए और मौलिक कर्तव्य रूस से। अगला प्रश्न है, संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? तो किन भाषाओं का उल्लेख है? हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है, तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। हमारे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अंतर्गत भाग 4 के में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया। किस समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 21वें नंबर क्वेश्चन है, किस रिट को गिरफ्तारी के मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण कहा जाता है? तो किस रिट को कहा जाता है? देखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तारी की मनमानी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण दिया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार
5 रीटों के माध्यम से दिया गया है। तो कौन कौन सी रीट है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है? तो 6 से 14 वर्ष। ये हमने पढ़ लिया था। कितनी? 6 से 14 वर्ष। दिसंबर 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों का एक दायित्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से तात्पर्य है राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से तात्पर्य राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत है। संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु मार्गदर्शन के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वरीयता दी गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इन्हें वर्ष 1950 में सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया? 1858 भारत सरकार अधिनियम। किसने? 1858 भारत सरकार अधिनियम ने। द्वैत शासन का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रशासन के लिए एक 15 संसदीय परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रमुख राज्य सचिव को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1947 को 28 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। किसकी रिपोर्ट पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन मंडल को विस्तृत करके आगल भारतीय, यूरोपीय और भारतीय ईसाई समुदाय को इसमें सम्मिलित किया गया। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1919 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। किसके तहत? मार्ले मिंटो सुधार के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्न में से किसके लिए रखा गया? तो किसके लिए रखा गया? यह अभी प्रश्न हमने पहले भी कर लिया है। तो किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए पहला घंटा, और फिर उसके तुरंत बाद शून्यकाल आ जाता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल ये सामान्यतः प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने के लिए आरक्षित होता है। शून्यकाल यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। प्रश्नकाल में कार्यवाही के बीच के समय को शून्यकाल कहते हैं। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसद के किसी संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण के लिए संसद में प्रश्न किया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, आपके 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम बचे हुए कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।